अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। इस हफ्ते जो आप राज प्रोग्राम देखेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको पता है मेरे पास लोकेशन ही थी। तो हुआ यूँ कि मैं फैमिली के साथ एक जगह पे बैठा हुआ था, मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे। बाकायदा पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा पत्थर आया और मेरा वो जो राइट पाँव है उसके इस साइड पे ऐसे ज़ोर से लगा कि मेरा पाँव सूजा हुआ है, चलने में मेरी मुश्किल हो रही है अभी भी। मैं समझा कि किसी ने शरारत की है, लेकिन अनबिलीवेबल इसलिए था कि पानी के अंदर से कोई पत्थर नहीं मार सकता। तो जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरी कमर में भी पीछे से आके पत्थर लगा है। तो जब मैंने घूम फिर के सारा देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। बस फिर मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूँ राज प्रोग्राम की। और जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की, इस तरह क्लियर उन्होंने उस मखलूक ने मुझे साइन दिए कि मैं खुद भी हैरान रह गया, क्योंकि एक दिन पहले तो वो सिर्फ एक दो पत्थर ही पड़े थे, 3-4। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचा तो बाकायदा बरसात हो गई मेरे ऊपर पत्थरों की। इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, लोकेशन नहीं होती तो नहीं करता, लेकिन इस दफ़ा खुद से अल्लाह ताला की तरफ से लोकेशन अरेंज हुई तो उस पर मैंने प्रोग्राम किया। और उस मखलूक ने कितना क्लियर मुझे क्या क्या साइन दिए हैं, ये राज ज़रूर देखिएगा। ऑफ कैमरा स्टोरी के हवाले से भी एक ख़ास बात है जो आज के प्रोग्राम के एंड में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, जब आप स्टोरी सुन लेंगे। क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिश को सामने रखते हुए बहुत ज़्यादा जो मुझे कहा जा रहा था कि जो स्टोरी है हॉरर कहानी, इसको बढ़ाएं, तो उसके लिए किसी ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया। तो वो मैं क्या करने जा रहा हूँ वो मैं इंशाल्लाह मैं आपको एंड में बताता हूँ। लेकिन आज नहीं भाई, उनके लिए दुआ भी कीजिए। वो बिस्तर पे हैं, बहुत शदीद बीमार हैं, लेकिन बिस्तर की हालत में भी उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई। पूरी फैमिली ने हमने बैठ के स्पीकर पे स्टोरी सुनी और मैंने साथ साथ उसको रिकॉर्ड भी किया। तो आज उन्हीं की ज़बानी एक ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उनके जी नहीं भाई, बहुत पुरानी बात है ये। वो बताते हैं कि कोई तकरीबन 1980 की 1980 की दिहाई की ये बात है, उसके ऊपर नीचे कोई याद उनको एग्जैक्ट डेट नहीं थी। तो वो बड़े नौजवान थे, अब तो माशाल्लाह काफ़ी उम्र हो चुकी है उनकी। तो उनके चचा ने उनको कहा कि ये परमिट है तो चावलों की बोरी ख़त्म हो गई है, आप जाओ और उनका जो एक गांव था भागियाँ, वहाँ से जाके चावलों की बोरी ले आओ वर्क परमिट के ऊपर। उस दौर में परमिट होते थे, वो परमिट के ऊपर उनके चावलों का जो भी सिलसिला था, मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। तो उन्होंने कहा ठीक है जी चाचा जी, मैं जाके ले आता हूँ। 1 बजे ट्रेन के ज़रिए उन्होंने वहाँ से जाना था। और वो जिस ट्रेन से उन्होंने जाना था वो हर स्टॉप पे रुकती हुई जाती, यहाँ तक कि उनका जो गांव था वहाँ पे वो स्टॉप करती, वो रुकते, और वहाँ से गांव से भी कोई तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर उनका गांव जो स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन से भी 2-3 किलोमीटर आगे उनका गांव था जहाँ पे उन्होंने वो चावलों की बोरी लेने जानी थी। वो अपना पैकिंग शैकिंग करते या जो भी करते वो स्टेशन तो पहुँच गए, लेकिन वो 1 बजे से लेट हो गए, ट्रेन जा चुकी थी। अब वो काफ़ी परेशान हुए कि मैं चचा को कह के आया हूँ कि आज मैं लाजमी जाऊँगा और ट्रेन पे बैठ के पहुँच जाऊँगा, रात वहाँ गुजारूँगा और सुबह इंशाल्लाह मैं चावलों की बोरी लेके आ जाऊँगा। लेकिन अब तो ट्रेन निकल चुकी है, अब मैं क्या करूँ। अब उनके पास एक ही हल था। उसके अलावा उस जगह पे भी जो ट्रेन जाती थी वो 3 बजे जाती थी, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था वो ट्रेन जिस स्टॉप पे, जिस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे इन्होंने उतरना था, वहाँ पे वो स्टॉप नहीं करती थी, बल्कि उससे आगे एक स्टॉप था बदोमली, वहाँ पे जाके ट्रेन रुकती थी। अब इन्होंने जिस रेलवे स्टेशन पे जाना था वो था मेहता सुजा। ट्रेन ने रुकना था मेहता सुजा से, अगला स्टेशन बदोमली। तो किसी ने उनको मशवरा दिया, काम करो 3 बजे वाली ही ट्रेन में बैठ जाओ, और जब आपका वो स्टेशन मेहता सुजा आए तो आपने वहाँ पे जंजीर खींच लेनी है। तो जंजीर जो ट्रेनों के अंदर होती है वो इमरजेंसी के लिए होती है कि जब अगर कोई इमरजेंसी हो गई है बहुत ज़्यादा तो जंजीर खींच दी जाती है और ट्रेन वहाँ पे रुक जाती है। तो उन्होंने कहा बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, आप भी जंजीर खींचना, जैसे ही ट्रेन रुके आप दौड़ लगा देना, चले जाना। उन्होंने कहा ये आइडिया बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस ट्रेन को भी मिस करें तो फिर नेक्स्ट डे जाना पड़ेगा, और मैं चाचा को कह के आया हूँ नेक्स्ट डे तो मैं बोरी लेके आऊँगा। 3 बजे ट्रेन आई और ट्रेन में सवार होके रवाना हो गए। उस दौर में
वक्त तेज़ी के साथ बदला है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो उस दौर में बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि जब उनका स्टॉप आता था तो जंजीर खींच लेते थे। इनका जब स्टॉप जो मेहता शुजा था, नाम मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि मैं जितनी भी स्टोरी सुनाता हूँ कोशिश होती है एग्जैक्ट लोकेशन वही बताऊँ जो लोगों ने कही होती हैं। तो वो जो स्टेशन था मेहता शुजा, उससे एक स्टेशन पहले हर स्टेशन पे लोग जंजीर इस तरह खींच रहे थे और उतर रहे थे। तो मेहता नईम भाई के स्टेशन से एक स्टेशन पहले ट्रेन की किसी ने जंजीर खींची, ट्रेन रुक गई और वहाँ पे जो था ट्रेन का वो आ गया। उसने कहा जी बहुत दफ़ा आप लोगों ने मिस यूज़ किया है जंजीर को, बार बार जंजीर खींच रहे हैं, अब कोई भी जंजीर ना खींचे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जुर्माना होगा। बल्कि उसने वहीं पे फैसला किया कि अब जंजीर खींच भी लेंगे तो मैं ट्रेन नहीं रोकने दूंगा, अब ट्रेन बदोमली ही जाके रुकेगी। ये परेशान हो गए क्योंकि अगला स्टेशन इन नईम भाई का था और इन्हें यहाँ पे उतरना था मेहता शुजा पे, और वो अब कह के जा रहे थे कि बहुत हो गया, आप लोगों ने बहुत मिस यूज़ कर लिया, ट्रेन नहीं रुकेगी। और यही हुआ। जैसे ही मेहता शुजा स्टेशन आया, इससे पहले कि नईम भाई जंजीर को खींचते, किसी और ने जंजीर को, 3-4 लोग थे जो इस इंतज़ार में थे कि हम जंजीर खींचेंगे, उन्होंने ट्रेन की जंजीर खींच ली। लेकिन क्योंकि वो जिस तरह कह के गए थे कि अब जंजीर किसी ने अगर खींच भी ली तो हम ट्रेन को रोकेंगे नहीं, और यही हुआ। ट्रेन मेहता शुजा से होती हुई आगे की तरफ बढ़ गई, ट्रेन रुकी नहीं। ये परेशान हो गए कि मैंने भी उतरना था, मैं क्या करूं। यहाँ तक कि इस परेशानी में चलते चलते चक 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 ट्रेन आवाज़ पैदा करती। तकरीबन कोई 4:30-5 बजे का टाइम था। सीटी बजाती ट्रेन, दूर से नज़र आता हुआ बदोमली का स्टॉप, और ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगानी शुरू कर दी। जब ट्रेन की स्पीड स्लो होने लगी तो वो समझ गए कि मेरा स्टॉप तो गुजर चुका है, यकीनन ये अगला स्टॉप है जिसका नाम है बदोमली। और ट्रेन बदोमली स्टेशन के बिल्कुल सामने रुक गई। जिन जिन लोगों ने ट्रेन से उतरना था वो तेज़ी के साथ ट्रेन से उतरना शुरू हो गए, जिनमें नईम भाई भी शामिल थे, जो खामोशी के साथ, परेशान चेहरे के साथ ट्रेन से नीचे उतर गए। अब उनकी निगाहें ढूंढ रही थी कि कहीं पे मुझे तांगा नजर आए, क्योंकि उस दौर की जो सवारी थी वो थी तांगा। रेलवे स्टेशन पे मौजूद होता था तांगा रेडी, यानी कि आगे घोड़ा उसके आगे होता था और उसके पीछे लकड़ी की। बहुत सारे लोगों ने देखी होगी क्योंकि मेरी स्टोरी पूरी दुनिया में सुनी जाती है, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो जो तांगा था, आगे घोड़ा होता है और पीछे उसका पूरी एक लकड़ी की बनी हुई रेडी होती थी। वो एक तांगे वाले के पास गया, उसे कहा भाई मैंने उतरना तो पिछले स्टॉप पे था लेकिन वो ट्रेन रुकी नहीं तो मैं आगे आ गया हूँ, तो क्या आप मुझे मेहता शुजा छोड़ सकते हैं। उसने कहा भाई टाइम इस वक्त शाम का हो चुका है, 5 बज गए, अगर आप पहले आ जाते तो मैं आपको ज़रूर छोड़ आता। अब वहाँ पे टांगा थक भी चुका है, वहाँ पे एक दफ़ा आपको लेके जाना, आपको उतारने के बाद मुझे वापस इतनी दूर आना पड़ेगा, तो इस वक्त मैं नहीं जा सकता, मैं आपके साथ ज़रूर जाता, माजरत करूँगा। मेहमान नवाज लोग होते थे। उसने कहा मेहमान हैं, परदेसी हैं, लेकिन तांगे के लिए इतना दूर सफ़र करना और वापस भी आ जाना, क्योंकि मैंने घर भी पहुंचना मुश्किल है। इसी तरह जो बाकी तांगे वाले भी इनकी बात को सुन रहे थे कि अगर ये सवारी का सौदा नहीं बना तो हम इनको साथ लेके जाएंगे, उन्होंने भी वही सर हिला दिया कि ये ठीक कह रहे हैं, हम में से भी कोई नहीं जाएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, टांगा वापस आते हुए थक जाएगा। अब ये परेशान हुए कि मैं स्टेशन पे आ गया हुआ हूँ और क्या करूँ। तो किसी ने मशवरा दिया, काम कीजिए यहीं पे सो जाइए, सुबह एक ट्रेन आएगी, उसी ट्रेन पे आप सवार होइएगा और वो ट्रेन आपको उतारेगी आपके पिछले स्टेशन पे मेहता शुजा पे, और आगे आप चले जाइएगा। उन्होंने कहा रात यहाँ पे गुजारना, वीरान स्टेशन और अकेला मैं, ये ठीक नहीं होगा, तो मुझे इस तरह करना चाहिए कि पैदल ही उस तरफ रवाना हो जाना चाहिए जो पिछला मेरा स्टेशन है। उस दौर में जवान पैदल बहुत ज़्यादा चलते थे। आज वक्त बदला है तो हम स्लो हो गए, इतना वॉक थोड़ी सी कर लेते हैं, लोग मीलों मील चलते थे। उन्होंने फैसला किया ठीक है जी, मैं फिर पैदल ही पिछले स्टेशन की तरफ चला जाता हूँ। अब उस स्टेशन पे पहुंचने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया उन्होंने, वो था वो ट्रेन की रेल की पटड़ी जिसके अंदर में
साइडों पे लेफ्ट राइट लोहा होता है जिस पे ट्रेन चलती है, और सेंटर में लकड़ी के तख्ते होते हैं, फट्टे से लगे होते हैं, जिनके ऊपर उन्होंने चलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये ट्रेन की पटड़ी जो है, ये जो बीच में लगे हुए लकड़ी के फट्टे हैं, ये मुझे सीधे वापस उसी मेहता शुजा स्टेशन पे ले जाएंगे जो मेरा रास्ता है, जहां मैंने जाना है। सर नीचे किए इन्होंने चलना शुरू कर दिया। हर पत्थर के, हर फट्टे के ऊपर ये पांव रखते जाते थे, बीच में पत्थर पड़े हुए थे और लेफ्ट राइट ट्रेन की पटड़ी थी, और ये शख्स अकेला 5 बजे वहां से चलना शुरू हुआ। चलते 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 सोचों में गुम कि मैं कैसे पहुंचूंगा, ये मैंने क्या किया, ट्रेन को क्यों मिस कर दिया, 1 बजे बैठ जाते। इस तरह की बहुत सी सोचों के साथ चलते चलते उनकी निगाह ने देखा कि आगे 2 बड़ी बड़ी नहरें हैं, और उन नहरों के ऊपर यही ट्रेन का पुल है जो गुजर रहा है। आम जो बसों के लिए, वैगनों के लिए या गाड़ियों के लिए जो पुल था वो कहीं दूर था, ये जो पुल था ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के लिए बना हुआ था। अब उन्होंने सफ़र तय करना था, इस एक नहर के कोने से दूसरे कोने पे जाना था, तो इन फट्टों के ऊपर चलते हुए ही जाना था। लेकिन अब उनके दिल में खौफ पैदा हुआ कि अगर ट्रेन आ गई और मैं दरमियान में हुआ, मैं तो मारा जाऊंगा, क्योंकि ट्रेन की जो इस तरह की बनी हुई होती हैं देहातों के अंदर, छोटे स्टेशन है, वहाँ पे जो ट्रेन की इस तरह की नहरों के ऊपर, अब तो मॉडर्न हो गया, पुराने वक्त की बात है, वो जो उस वक्त का था वो ऐसा था कि अगर कोई शख्स उस पटड़ी पे चलता हुआ जा रहा है और पीछे से ट्रेन आ गई है, नीचे पानी है और ऊपर सिर्फ वो पटड़ी है, तो एक ही रास्ता था, या पानी में छलांग लगा दो या ट्रेन के नीचे आ जाओ। कुछ देर खड़े होकर सोचा, फिर कहा अल्लाह मालेगा, जो होगा देखा जाएगा। कि यहाँ तक वो कहते हैं कि मैं चलता हुआ तेजी के साथ आखिरकार क्रॉस कर ही गया। 1.5 घंटे का मुझे वक्त लगा और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अब उस स्टेशन पे पहुंचा तो तकरीबन 6:30 पौने 7 हो चुके थे। अब फिर उनकी निगाहों ने उस तांगे को ढूंढना शुरू कर दिया जिसके ज़रिए वो उस तांगे पे बैठ के अपने गांव जा सकते, बागिया में। वहां पे सिर्फ एक ही तांगे वाला खड़ा हुआ था। उससे जब उनकी बात हुई और उनको कहा चलने के लिए कि क्या तुम मुझे बागिया गांव छोड़ के आ सकते, तो उसने कहा नहीं बाजी, बहुत लेट हो चुका, अब मेरे घर जाने का टाइम है और मैं अकेला भी जाने ही वाला था कि बस आप आ गए। अब मैं इतनी दूर जाऊंगा, मैं जो घर है वो मुखालिफ सिमत में, मैं इतनी दूर जाऊंगा और आपको छोड़ के वापस आऊँगा, बहुत लेट हो जाएगी और यहाँ डर लगता है लेट नाइट में। बाबूजी आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सो जाइए और जब सुबह सूरज की रोशनी निकले तो आप अपने गांव चले जाइएगा। फिर वही मरला था कि अब क्या करूं, यहाँ सो जाऊं अकेले स्टेशन पे, लेट जाऊं, या फिर जिस तरह अभी पैदल चल के आया हूं अपने गांव की तरफ भी पैदल जाऊं। तो उन्होंने कहा अल्लाह का नाम लेता हूं, मैं पैदल ही चल पड़ता हूं। अब वो नीचे उनको एक जगह पे नहर नजर आई, तो उन्होंने कहा कि ये जो नहर का किनारा है, उससे रास्ता भी थोड़ा सा समझने की कोशिश की। उसने काफ़ी हद तक रास्ता भी समझा दिया कि एक घड़ियाल कलां से दूर कोई तकरीबन 2 किलोमीटर दूर बागिया आपका गांव है, और वो इस रास्ते को ना छोड़िएगा। उन्होंने रास्ता उनको समझा दिया। अब रात फैल चुकी थी, अंधेरा शुरू हो गया था, लेकिन इतना था कि अभी कुछ ना कुछ क्लियर सब कुछ नजर आ रहा था। खूब अंधेरा नहीं हुआ था, शुरू हुआ था तो सब कुछ नजर आ रहा था। तो कहते हैं मैं रेल की पटड़ी से उतर के उस नहर के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया। वो कहते हैं मैं जब कदम रख रहा था तो मेरे पाँव के नीचे सूखे हुए जो पत्ते थे, जब वो आते थे तो एक आवाज सी पैदा होती थी। रात की खामोशी, शाम की, सूरज गरूब हो चुका है और अंधेरा फैलने लगा है और आप अकेले जा रहे हैं नहर के किनारे। तो आपके पाँव के नीचे जो साइडों पे दरख्त हैं, उनके पत्ते जो नीचे गिरे हुए हैं, जब भी कोई पाँव के नीचे पत्ता आता है तो पत्ते की मसलने की, टूटने की, उन पे पाँव रखने की एक आवाज़ पैदा होती है। तो वो आवाज़ भी ना सिर्फ खुद आपको अपने आप को सुनाई देती है, बल्कि ऐसे लगता है ये आवाज़ दूर कहीं से आई है। वो पत्तों पे पाँव रखते हुए आगे चल रहे थे, उनको एकदम से एहसास हुआ कि जब मैं पत्तों पे पाँव रखता हूँ तो पत्तों की जो चरचराहट है, जो टूटने की एक आवाज़ है, मेरे पाँव की तो है ही, किसी और पाँव की भी है।
जब ये बात जहन में आई तो इंसान अकेला हो और इस तरह की बात जहन में हो जाओ तो फिर तमाम सोचें गायब और सिर्फ एक ही बात दिमाग में फंस जाती है, कौन है मेरे साथ। और यही हुआ जब उन्होंने कुछ कदम उठाए तो एकदम से मुड़ के देखा पीछे कौन है, तो पीछे कोई भी नहीं था। वो एक लम्हे को रुके थे पीछे देखने के लिए, लेकिन जब देखा पीछे कोई नहीं है तो फिर आगे चल पड़े। लेकिन बात दिमाग और दिल में फंस गई थी कि चरचराहट मेरे पाँव की नहीं है, पत्ते के टूटने की किसी और की भी है। और चंद कदम चलने के बाद एहसास हुआ मैं सच कह रहा हूँ, मेरा दिमाग वहम का शिकार नहीं है, ये सच है, कोई और भी है। और यही हुआ, दोबारा से उन्होंने मुड़ के देखा पीछे कोई नहीं था, लेकिन पत्तों की सरसराहट, किसी और के चलने की आवाज़ क्लियर आ रही थी। इसी तरह वो और आगे बढ़े और जैसे जैसे बढ़ते गए दिल की धड़कन तेज़ होती गई, क्योंकि अब वो चलने की जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा क्लियर आती थी। हुआ यूं कि अब उन्होंने इस तरह किया कि वो चलते चलते हल्का सा स्लो हो जाते और अपने पाँव का एक स्टेप ज़मीन पे रखते, चरचराहट की आवाज़ पैदा होती और दूसरे कदम को अभी नहीं उठाते कि देखता हूँ अभी कदम उठाता नहीं हूँ क्या पीछे वाला का जो कदम जो भी है जिसके कदम के नीचे पत्ते आ रहे हैं उससे आवाज़ आती है। और ऐसा ही होता, वो जैसे ही एक कदम अपना रखते और दूसरा उठाकर अभी ऐसे स्लो स्लो लेके जाते तो पीछे वाले के पाँव के नीचे जो पत्ते आते हैं उनकी सरसराहट कानों में क्लियर आ जाती है। एक बात तो कन्फर्म हो गई थी, पीछे कोई है जो मेरे साथ साथ चलता है। मैं जैसे पत्तों पे पाँव रखता हूँ तो आवाज़ पैदा होती है, तो उसके पाँव से भी आवाज़ तो पैदा हो रही है, लेकिन मेरे पीछे मुड़ के देखने पे वो नज़र नहीं आता। अब खौफ दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा सवार हो चुका था। जब वो काफ़ी आगे गए तो ऐसे उनको महसूस हुआ कि जो चलने वाला था पहले कहीं दूर चलता था और छुप जाता था, फिर थोड़ी देर के बाद वो जो पीछे आ रहा था वो और करीब आया, जब वो मुड़ के देखते तो वो छुप जाता था। यहाँ तक कि चलते चलते अब आवाज़ इतनी ज़्यादा आनी शुरू हो गई कि जो भी चलने वाला था बिल्कुल पीछे आ चुका था, क्योंकि आवाज़ अब कानों में बहुत करीब से आ रही थी। यहाँ तक कि एक जगह पे ऐसा हुआ कि उन्हें चलते चलते रुक गए, बगैर मुड़े अपनी जगह पे रुके रहे, तो पीछे चलने की आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने देखा कि अब मैं रुका हुआ हूँ और चलने की आवाज़ आ रही है, पत्तों के ऊपर अभी भी किसी ने पाँव रखा है और पत्ते चरचराए हैं, टूटने की क्रच क्रच की आवाज़ आई है, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और सोच रहे हैं क्या वाकई जो भी है अब मेरे ये सामने आ जाएगा, क्या कहीं ये मेरे सामने इस साइड पे आ जाएगा या वाकई मेरे पीछे ही रहेगा। तो वहीं पे रुक गए। अंधेरा तो था लेकिन अभी भी इस हद तक था कि बहुत कुछ इर्द गिर्द लेफ्ट राइट फ्रंट हर जगह पे उनको क्लियर नज़र आ रहा था। वो अपनी जगह पे खड़े रहे और फैसला किया कि जो भी है अब मेरे पीछे वो इतना करीब है, क्योंकि उनके दिमाग में जो बात थी वो था कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है और साथ ही छुप जाता है। उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था इसके सिवाय इसके कि कोई चोर डाकू है, चोर है जो चोरी करना चाह रहा है या मुझे लूटना चाह रहा है। वो एक जगह पे रुके और फिर यही फैसला किया अब मुझे आराम से जो भी है यहाँ पे ज़रा वेट करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और जैसे ही वो उसी जगह पे खड़े खड़े मुड़े तो मुड़ते ही उनकी आंखों ने जो मंजर देखा वो बहुत ही भयानक था। उनकी बिल्कुल बैक साइड पे एक उनके कद से भी ऊंची काली स्याह एक औरत खड़ी थी। तकरीबन उसकी हाइट होगी कोई तकरीबन 6 फुट 6.5 फुट के करीब उसकी हाइट, 7 फुट 6.5 फुट से 7 फुट उसकी हाइट थी। एक ऊंची काली स्याह औरत खड़ी थी और उसने जो कपड़े पहने हुए थे उनका है कि हल्के नीले रंग का एक फ्रॉक जिस तरह बच्चों को पहनाया जाता है, लंबा सा होता है, लंबा सा घुटनों तक, यहाँ तक घुटनों तक उसने फ्रॉक पहना हुआ था। नीचे वाली जो उसकी टांगें थी वो क्लियर नज़र आ रही थी कि उसके नीचे और कुछ नहीं पहना था। बाल उसके बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, उलझे हुए थे, जैसे कई महीनों से धुले हुए नहीं थे तो उनमें गुंजल पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा मट्टी से भरे हुए और बहुत ज़्यादा उलझे हुए, काली स्याह। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा उनके अंदर और खौफ पैदा कर गई वो उनके चेहरे से 2 बड़े दांत जो उसके मुंह के अंदर थे, जो बाहर जिस तरह ड्रेकोला के होते हैं इस तरह 2 बड़े दांत थे जो उसके होंठों से बाहर निकले हुए थे। और उसकी जो आंखें थी वो इंतहाई रेड कलर की खूंखार अंदाज में उसको देख रही थी, जैसे वो अभी उनका खून पी जाएगी। 2 बड़े दांत बाहर थे
और साथ ही उनकी निगाह जब उसके पाँव पे पड़ी तो वो कहते हैं मैं देखता हूँ यहाँ तक उसका फ्रॉक आ रहा है और फ्रॉक के नीचे उसकी टांगें नज़र आ रही हैं, यहाँ तक कि मेरी पाँव पे निगाह पड़ी तो पाँव जो वो सीधी खड़ी हुई थी उसके पाँव उल्टे थे। वो एक लम्हे में समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई और मखलूक है, क्योंकि जिस तरह काली स्याह एक लंबा सा फ्रॉक और दो बड़े बड़े दांत उसके बाहर निकले हुए थे और आंखें टोटली लाल थी। वाइट तो था ही कुछ नहीं, टोटली लाल ही लाल, जैसे अंगारा होता है जलता हुआ कोयला। लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और 6.5-7 फुट हाइट और पाँव उसके उल्टे, और वो शदीद खूंखार नज़रों से खड़ी देख रही थी। ये वही थी जो हर थोड़ी देर के बाद छुप जाती थी, अब वो सामने आ चुकी थी। उस वक्त नईम भाई का कहना है कि मुझे सिर्फ इतना याद आया कि मैं अल्लाह का नाम लूं और दौड़ लगा दूं। कहता है बस मुझे कुछ लम्हा, कुछ सेकंड्स ही लगे ये देखने में, उसके पाँव, उसका चेहरा, उसकी खूंखार आंखें, काला स्याह रंग, उलझे हुए बाल और दो बड़े बड़े क्लियर दांत, कि मैंने बस उसी लम्हे वापस मुड़ा और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। और मैं जैसे ही मुड़ा और दौड़ने लगा तो पीछे से जो उसकी लाइनें थी, उस चुड़ैल ने जो पीछे से कहा वो ये था कि मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं, मैं तो आई ही तुम्हारे लिए हूं, आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहती हूं। ये वो जुमले थे कि वो जब जैसे ही मुड़े और उन्होंने भागना शुरू किया तो ये उनके कान, जितनी दूर तक वो भागते रहे, उनके कान ये वाले जुमले थे जो वो सुनते रहे। इंतहाई अजीबो गरीब सी, वो कहते हैं भयानक सी आवाज़ थी, एक इंसान की नहीं, जैसे कोई अजीबो गरीब इंसान की गला गुरगुरा रहा होता है, गुरगुराहट होती है, ऐसी गुरगुराहट सी उस औरत की आवाज़ थी। और ये थी, मैं आपके लिए ही आई हूँ, मैं तुम्हें ही लेने के लिए आई हूँ, मुझे छोड़कर ना जाओ, रुको, मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए तो मैं आई हूँ, मैं तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहती हूँ। वो कहते हैं मैं जितनी दूर दौड़ता रहा, क्योंकि मेरे हवास बाख्ता हो चुका था, समझ बूझ मेरी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मैं जितनी देर भागता रहा, भागते हुए मेरे कान ये जुमले ज़रूर सुनते रहे, रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हें ही लेने के लिए आई हूँ, रुको, मेरी बात सुनो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहती हूँ। और वो कहते हैं आगे एक जगह पे कोई कीचड़ था, मट्टी का ताज़ा ताज़ा कीचड़ बना हुआ था, मेरा एक जूता भी उसके अंदर फंसा, मैंने जूते की परवाह किए बगैर बस जितनी तेज़ मैं दौड़ सकता था, कहते हैं मैं दौड़ता रहा, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैंने उनसे सवाल भी किया, क्या वो आपके पीछे भागती रही? उन्होंने कहा मुझे कोई होश नहीं था, बस वो उस चेहरे को देखने के बाद जब मैंने भागना शुरू किया था, वो लाइनें थी जो मेरे कान ने सुनी, उसके बाद नहीं मुझे होश कि वो पीछे भागती हुई ये लाइनें कह रही थी या वहीं खड़े होकर कह रही थी, ये मुझे याद नहीं है। मैं कब भागते भागते एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि एक गरजती हुई सी आवाज़ आई, कौन है, कौन है? तो मैं रुक गया, क्योंकि ये आवाज़ किसी इंसान की थी। तो एकदम से मेरी निगाह पड़ी, सामने एक बुजुर्ग नाले के करीब बैठा हुआ था, उसके हाथ में हुक्का था, वो हुक्का बैठा पीक रहा था, और उसके साथ वो उसकी वो जो मट्टी खोदने के लिए कस्सी सी, वो क्या कहते हैं उसको, वो उसकी रखी हुई थी। मैं भागते भागते उसके करीब पहुंच गया तो मुझे देख के एकदम खड़ा हो गया। उसने मुझे कहा रुको रुको, कौन हो तुम? तो कहते हैं मैंने उसे बताया मेरा नाम ये है, मैं लाहौर से आया हूँ, मेरे पीछे कोई बला लगी हुई है। तो एक लम्हे में ही समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मेरा क्या मकसद, क्योंकि मेरी हालत इतनी थी कि मैं शदीद घबराया हुआ था, पसीने से शराबूर था, एक पाँव में जूता था, एक में नहीं था, कपड़े मेरे मैले कुचले और जो कहते मैं कैसे भागा हूँ, कैसे कीचड़ से निकला मुझे नहीं पता। और जिस तरह मेरी सांस उखड़ी हुई थी, वो बाबा, वो बुज़ुर्ग एक लम्हे में समझ गया, कहते बैठो, कुछ नहीं होगा, मेरे पास बैठो यहाँ पे। उसने फ़ौरन मुझे वहाँ पे बिठा लिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अब पीछे कुछ भी नहीं था, पता नहीं कब किस टाइम वो दूर जा चुकी थी। तो उस बुज़ुर्ग ने मुझे कहा जाना कहाँ है? उसने कहा फ़लाँ भट्टी साहब का जो घर है, मैंने वहाँ पे जाना है चावलों की बोरी लेने के लिए। तो बुज़ुर्ग ने कहा तुम्हें इस वक्त किसने कहा था कि रात के इस लम्हे तुम लाहौर से रवाना हो और इस टाइम पहुँचो? तुम सुबह की रोशनी में नहीं आ सकते थे?
तो मैंने उसे बताया मेरी ट्रेन मिस हो गई थी तो मैं इसलिए दूसरी ट्रेन लेके आ गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि रास्ते में इतना खौफनाक भयानक मेरे साथ वाक़या पेश आएगा। तो बुज़ुर्ग ने कहा यहाँ पे इस तरह के वाक़यात आए रोज़ होते हैं और इस तरह की मखलूक यहाँ पे जो परदेसी स्पेशली उनके हाथ चढ़ जाए उनको ज़रूर डराती है, लेकिन अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ बैठो यहाँ पे। मेरा रोज़ का मामूल है, मेरी ये ज़मीनें हैं, मैं इनको पानी लगाने के लिए आया हूँ, बस मेरा टाइम पूरा होने वाला है। यहाँ पे पानी को मैं रोकूंगा, पानी को बंद करूँगा और उसके बाद तुम्हें अपने साथ लेके चलूँगा और वहाँ जहाँ पे तुमने जाना है, तुम हमारे मेहमान हो, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा। उस बुज़ुर्ग के साथ कहते हैं मैं कुछ देर बैठा रहा, वो वेट करते रहे, हुक्का पीते रहे और मेरी सांसें भी बहाल हो गई। मैंने पानी वगैरह भी उनके साथ पिया कि मैं काफ़ी कुछ इतना हो गया कि उखड़ी हुई सांस मेरी बेहतर हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में मुसलसल वो काली डाइन घूम रही थी। लेकिन एक बात से अंदाज़ा हो गया था, वो था तो उम्र में बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग, लेकिन शायद इस तरह की चीज़ों से उसका इतना पाला पड़ चुका था कि मुझे जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा इस आवाज़ पे कौन है और मैंने कहा मैं हूँ, मेरे पीछे कोई बला लगी है, तो एक लम्हे में समझ गया कि मेरे साथ क्या वाक़या हुआ है। और वो शख्स डरा बिल्कुल नहीं, मुतमईन बैठा रहा और मुझे भी कॉन्फिडेंस से उसने कहा बैठो, कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। तो यकीनन उसका कोई इस तरह का पाला था, क्योंकि उसने कहा भी था कि इस तरह के तो बहुत से रात के टाइम लोग नहीं आते, वाक़यात होते हैं, तुमने गलती की है रात के इस टाइम आके, बहरहाल अब परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस फिक्रे से मुझे लगा कि नहीं, ये कोई बहादुर शख्स है, इस तरह के मामलात को हैंडल करना जानता है। जब वो शख्स पानी बंद कर चुका तो नईम को लेके उसी रास्ते पे चल पड़ा जिस तरफ नईम ने जाना था। यहाँ तक कि चलते चलते काफ़ी दूर जाके वो घर भी आ गया जहाँ पे नईम ने जाना था। रात हो चुकी थी, दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कौन है। तो वो बुज़ुर्ग ने अपना नाम बताया, मैं हूँ, और ऊंची आवाज़ में कहा लाहौर से तुम्हारा कोई मेहमान आया है। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला तो वो जो थे वो उन्होंने फ़ौरन पहचान लिया नईम को कि तुम और रात के इस पैर। तो नईम ने कहा हाँ, मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। उस बुज़ुर्ग का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उसके बाद नईम को कहा अंदर आ जाओ। बुज़ुर्ग ने अपना रास्ता लिया और छोड़ के मेहमान को वापस चल पड़े। और नईम अंदर जब पहुंचा तो उसने हालत देखती, कहा ये तुम्हें क्या हुआ है। तो उसने कहा ये वाक़या हुआ मेरे साथ और इस तरह हुआ है, जिसकी वजह से एक पाँव में जूता है, एक में नहीं है, पाँव कीचड़ से भरे हुए थे, कपड़े भी, यहाँ तक कि फिर वो पानी लेके आए, पहले उसके पाँव धोए, उसके कपड़े साफ़ किए। और नईम ने कहा मुझे शदीद ठंड लग रही है। तो वो अंदर से गए, उसके लिए गर्म दूध लेके आए, उसको गर्म दूध पिलाया और उसको कहा तुम्हें नहीं पता इन देहातों में रात के टाइम इस तरह के बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं, तुम्हें इस वक्त बिल्कुल नहीं आना चाहिए था कि रात को तो यहाँ के लोग भी नहीं निकलते हैं तो 4-5 लोग डंडे लेके बाकायदा निकलते हैं, तुम अकेले इतनी जुर्रत करके कैसे आ गई, ये तो होना ही था। खैर अब तुम घर में हो, महफूज हो और सो जाओ। नहीं कहते हैं, वहीं भी कहते हैं मैं सो गया और सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे जगा रहे थे कि उठ जाओ, सूरज सर पे आ गया, सारा घर जाग गया, तुम अभी तक सो रहे हो। तो नईम ने कहा चाचा मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो उन्होंने हाथ पकड़ के जब उठाने की कोशिश की तो देखा कि नईम का जिस्म बुखार से तप रहा था। उन्होंने कहा तुम्हें तो शदीद बुखार है। उन्होंने कहा हाँ, शायद इस वजह से मेरी आंख नहीं खुल रही थी, रात सारी मैं तपता रहा हूँ, बुखार की हालत में रहा हूँ। तो वो उसको उन्होंने मेडिसिन भी दी और पट्टियाँ जो थी वो पट्टियाँ करते रहे, यहाँ तक कि शाम के टाइम पे जाके नईम भाई बताते हैं कि मेरा बुखार उतरा और मैं काफ़ी रिलैक्स हुआ। लेकिन उन्होंने कहा अब शाम होगी, आज रात नहीं, तो आप कल सुबह जाओगे अगर बेहतर महसूस करेंगे। यहाँ तक कि मैं जब बिल्कुल बेहतर हुआ तो चावलों की बोरी ले कर मैं वहाँ से लाहौर पहुँचा। लेकिन उन्होंने मुझे कह दिया था कि आज के बाद दोबारा कभी भी ज़िंदगी में आना हो तो रात के टाइम यहाँ पे ना आना। इस तरह की चीज़ें क्लियर इंसानों को, तुम खुशकिस्मत हो बच गई हो, वरना अमूमन ये चीज़ें अपने आप इंसान को अपने साथ ले जाती हैं और बहुत दफ़ा इंसान वापस भी नहीं आते, या उनकी मुर्दा लाश मिलती है या अक्सर का कलेजा निकला होता है, दिल निकला होता है। ये बलाएं कलेजा या दिल निकाल कर खा जाती हैं। मैंने नहीं भाई से सवाल पूछा, नहीं भाई आपने वो क्लियर देखी थी? वो कहते हैं हाँ, रोशनी थी उस वक्त, अंधेरा इतना घुप नहीं हुआ था, बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी और हाइट बहुत ज़्यादा उसकी ऊंची थी, 6.5 से 7 फुट की थी, बहुत ही भयानक थी, नुकीले 2 दांत। तो आज तक मुझे उसके इसलिए याद हैं कि मैं दूर हूँ इस वक्त, वो हॉस्पिटल में है, कि अगर मैं आपके सामने होता तो बकायदा स्केच बना के मैं आपको दिखाता कि वो किस तरह की थी। मुझे आज भी उस चुड़ैल का
चेहरा इसलिए याद है कि मैं ज़िंदगी भर उसको नहीं भूल सकूँगा। मैं आज भी सामने उसका स्केच बना सकता हूँ कि वो किस तरह की थी, जो मेरे सामने खड़ी हुई थी, उल्टे पाँव के साथ, 2 बड़े बड़े दांत और बिखरे हुए बाल और काली स्याह फ्रॉक पहने हुए। तो ये उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई। नहीं भाई, इस वक्त हॉस्पिटल में शदीद बीमार हैं, पिछले काफ़ी अरसे से हॉस्पिटल में। तो मैं चाहूँगा आप लोग उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। मेरी भी दिल से नहीं भाई आपके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, ढेर सारी खुशियाँ दें, आमीन सुमा आमीन। तो एंड में मैंने जिस तरह कहा था कि कहानी के एंड में आज मैं आपसे बात करूँगा, वो ये है कि मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया है, फरजीन शाह ने मुझे बताया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, कि ऑफ कैमरा जो स्टोरी है, बहुत सारे मेरे प्यार करने वाले अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, वो कहते हैं जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, स्पेशली जो लंबे रूट पे होते हैं, जो ट्रक चला रहे होते हैं, वो कहते हैं ये हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त होता है कि ऑफ कैमरा स्टोरी हम मोबाइल पे लगाते हैं, कानों में हेडफोन लगाते हैं और हम जब सुनना शुरू करते हैं तो हमारा सफ़र बहुत ज़बरदस्त गुजरता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि आप अमेरिका में, अगर आप जब तक आपका राज का इशू आ रहा है, आपका लोकेशन का मसला बन रहा है, पाकिस्तान तो मैंने अभी वापस आना है और इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ, जो बैकअप टीम और मेरे अरसलान हाशिर, अनस मलिक और पूरी मेरी जो फैमिली है, उनके साथ इंशाल्लाह मैं आपको प्रोग्राम करता तो नज़र आऊँगा। लेकिन तब तक उन्होंने कहा है कि आप एक काम कीजिए, ऑफ कैमरा स्टोरी को 2 तरीके से कीजिए। एक, आप तमाम लोग, एक तरीका ये है, आप तमाम लोग अपनी स्टोरीज़ मुझे भेजिए जिस तरह भेज रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो चाहते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़बानी सुनाई जाए। यानी कि एक तो स्टोरी मुझे भेजी जाती है, मैं उसको सुनता हूँ या पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं खुद सुना देता हूँ। मेरी अब ख्वाहिश ये है कि कुछ लोग उनमें से जो चाहते हैं मैं सुनाऊँ तो उनकी कहानी मैं सुनाऊँगा, और जो लोग, बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास, जिस तरह वो एक बहन ने भेजी थी, वो छोटे 2 बहन भाई होते हैं और वो जिन उनको एक सुराख से लेके अंदर चला जाता है, उनको एक धेली देता है, धेली का वो था, वो उन्होंने जो सुनाई थी, बहुत बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी। मेरी ख्वाहिश है उसी तरह आप भी, कुछ लोग अब मुझे अपनी स्टोरी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सेंड कीजिए और उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी भी देर की स्टोरी होगी, आपकी ही आवाज़ में एज इट इज़ मैं स्टोरी को चला दूँगा, आप ही स्टोरी सुना रहे होंगे। और दूसरा तरीका ये होगा कि मैं अब लाइव हुआ करूँगा, लाइव में आपके साथ लाइव गपशप भी होगी और आप लाइव आके भी अपनी स्टोरी 2 मिनट की है या 50 मिनट की है या 10 मिनट की है, लाइव आके भी आप अपनी स्टोरी मुझे सुना सकते हैं। ये 2 आइडियाज़ हैं कि एक, मैं लाइव हुआ करूँगा जल्दी इंशाल्लाह। खुरम भाई जो मेरे प्यारे दोस्त भी हैं, टेक्निकल चीज़ें देखते हैं राज की, रावलपिंडी में, तो खुरम भाई और मैं इंशाल्लाह टेस्ट ये करने लगे हैं कि लाइव हुआ करूँगा, मेरे साथ आप आएंगे, आप अपनी स्टोरी लाइव ही, अगर चाहेंगे तो मैं आपका चेहरा भी दिखाऊंगा, नहीं चाहेंगे तो चेहरा आपका नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपकी आवाज़ दूसरे फ्रेम, एक फ्रेम में मैं आऊँगा और दूसरी जगह पे आप होंगे और आप अपनी स्टोरी सुना रहे होंगे। एक लाइव का ये हो गया, और दूसरा, आप अगर अपनी आवाज़ में मुझे स्टोरी भेजेंगे तो वो इंशाल्लाह एज इट इज़ मैं चला दूँगा। और कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, उनकी स्टोरी को मैं ही सुनाऊँ, तो वो मुझे उसी तरह भेजिए, mmtvraz@gmail.com, इस पर मुझे स्टोरी सेंड कीजिए, तो इंशाल्लाह उसको मैं आपकी अपनी जिस तरह सुनाता हूँ आवाज़ में सुना दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर स्टोरी आप रिकॉर्ड करते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि मैं इसको प्रोग्राम में शामिल करूं, यानी आपकी स्टोरी आपकी ही ज़ुबानी होगी, जो आपने रिकॉर्ड करके भेजा होगा मैं वही चलाऊँगा, तो उसके लिए आपने व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना। यानी स्टोरी को व्हाट्सएप पे जिस तरह हम एक दूसरे को वॉइस मैसेज भेजते हैं, वहाँ पे मुझे नहीं रिकॉर्ड करके भेजना। जो स्टोरी आप चाहते हैं मैं प्रोग्राम में आपकी आवाज़ में शामिल करूँ, उसके लिए अपने मोबाइल में जाइए, ये देखिए, ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है वॉइस रिकॉर्डर, ये हर मोबाइल में होता है, हर मोबाइल में ये ऑलरेडी मौजूद होता है। अगर किसी मोबाइल में मौजूद नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिए। इसका नाम है, ये आपके सामने भी नज़र आ रहा है, वॉइस रिकॉर्डर। इसको ओपन कीजिए और इसके माइक को करीब करके, यानी कि जिस तरह मोबाइल है, आप मोबाइल को हाथ में पकड़िए और तकरीबन कोई इतना फासला हो, यानी 2 हाथों का, यहाँ रखिए और माइक को और अपनी स्टोरी जो है इस मोबाइल के इस वॉइस रिकॉर्डर के अंदर जितनी भी देर की है पूरी कहानी रिकॉर्ड कीजिए, और रिकॉर्ड करने के बाद आप मुझे mmtvraz@gmail.com पे, ये जो सामने आ रहा है, इस पे आप मुझे मेल कर दीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपकी स्टोरी, व्हाट्सएप का नंबर भी जो आगे ये आ रहा है,
तो ये भी इंशाल्लाह इस पर भी भेज दीजिए, ये भी मेरा 1-2 दिन तक एक्टिव हो जाएगा। व्हाट्सएप पे या जीमेल पे आप वॉइस रिकॉर्डर पे अपनी स्टोरी को रिकॉर्ड कीजिए, मुझे सेंड कर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी स्टोरी आपकी ही ज़ुबानी वो भी सुनाया करूँगा, लाइव भी आपकी मेरी गपशप हुआ करेगी। और बाकी जिस तरह ये इस दिन आज जिस तरह आप सुन रहे हैं ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के नाम से, ये एज इट इज़ प्रोग्राम चलता रहेगा। ये आइडिया आपको कैसे लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी ख्वाहिश है इसको मैं कंटिन्यू करूं। आप अपनी राय का इजहार इसमें कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और नईम भाई के लिए भी ढेर सारी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं एक और ऑफ कैमरा स्टोरीज़ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।